Good morning, all. Good morning, Tejaswini. Good morning, Vans. Good morning, Prachi. Good morning, Anjali. ओके बेटा, लेट ज्वाइन किया आज आप लोग? सर वो गलत लिंक पे जा रहे थे हम लोग बार बार। आप लोग गलत लिंक पे, मैंने जो सेंड किया वही लिंक होंगी ना? नहीं अच्छा सर, वो अच्छा। 12th मॉर्फोलॉजी की है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ। वही तो मैं कहूँ कि आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, वही वाली लिंक फॉरवर्ड हो गई थी। चलो चलो, मुझे कॉल करना था बेटा, मैं इसलिए वेट कर रहा था आप लोगों का। मुझे डाउट तो हुआ कौन सा लिंक ओपन किया हूँ मैंने। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, 1 मिनट में फिर से ना रीसेंड कर देता हूँ दूसरा लिंक। हो सकता है कि आपके बाकी बैच के कुछ स्टूडेंट हो जो ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, तो सर प्रॉब्लम ना आए। जस्ट वेट। मुझे टेक्स्ट किए थे कि बेटा आपने? मुझे टेक्स्ट कर देना था। मुझे डाउट तो हो रहा था कि क्लास क्यों नहीं आ रहे हैं। ओके, जस्ट वेट। चलो, अभी पोस्ट कर दिया। ओके बेटा, चलो। तो जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा पोर्शन स्टार्ट किए थे रेस्पिरेशन इन प्लांट में? टीसीए। तो टीसीए पढ़ के आए हो बेटा? टीसीए और ग्लाइकोलाइसिस हो गया आप लोगों का। किसी को उसमें कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी का कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर हाँ बेटा, बोलो। सर ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ना, वो कन्वर्ट हुआ 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड में। तो वहाँ एक फॉस्फेट आया, तो वहाँ तो उस रिएक्शन में एटीपी तो एडीपी में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसमें तो एनएडीएच में कन्वर्ट हुआ है। हाँ, तो वो फॉस्फेट कहाँ से आया? फॉस्फेट कहाँ से आया? हाँ बेटा उसमें क्या होता है, एक एडिशनल जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो रहता है हाँ। वो यूज़ होता है। IP3 के फॉर्म में होता है, मीन्स डायरेक्टली एक फॉस्फेट होता है, तो उसकी हेल्प से डायरेक्टली वहाँ पे फॉस्फेट उसमें ऐड होता है। अच्छा, मतलब वो एटीपी के थ्रू नहीं होता है? ATP के थ्रू नहीं होता है बेटा। यहाँ पे जो रिएक्शन है हमारे बॉडी और सेल में, तो फॉस्फेट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस जो है सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ATP से वो यूज़ नहीं कर रहा है, डायरेक्टली जो है यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो लेता है। ओके सर, समझा। ओके, और हाँ किसी सर। को कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चलो, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टडी किए थे, और एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे हम लोगों ने, जस्ट वेट, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया था। ओके यार, क्या हो रहा है? एक मिनट बेटा। हाँ, ओके। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेटा TCA का स्टडी किए थे। TCA के पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे, क्या देखे थे? ग्लाइकोलाइसिस। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार ओवरव्यू लेंगे उसी पोर्शन का। मींस यहाँ पे हम लोगों को आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो स्टडी करना है। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हमें यहाँ पे क्या चीज़, कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन जो है, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट से बाहर आए, मीन्स कौन से सबस्ट्रेट जिसका यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और उस सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, कौन से सबस्ट्रेट है जिसके ऑक्सीडेशन से यहाँ पे फाइनली हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो हाइड्रोजन दो तरीके से रिमूव होगा। हाइड्रोजन जो लेगा, एक तो FAD लेगा,
हाइड्रोजन जो लेगा एक तो NAD लेगा जो कि FADH2 और NADH2 में कन्वर्ट होगा। तो ये जो सबस्ट्रेट है इसका ऑक्सीडेशन तो हो गया, बट ये जो हमारे कोएंजाइम है ये रेड्यूसिंग स्टेट में आ गए। अब जब ये रेड्यूसिंग स्टेट में आ गए, जैसे कि सपोज ये मान के चलो कि एक पर्सन है और इसने इस तरह से अपने हाथों में कुछ तो भी ऐसा उठा के रखा है, तो बेटा मैं आपको एक ग्लास भी यदि दूंगा पानी से भरा हुआ, और यदि मैं आपको ये कहूँ कि बेटा इस ग्लास को आप सारे दिन ऐसे ही पकड़ के खड़े रहो हाथ फैला के इस तरह से, तो क्या आप सारे दिन उस ग्लास को इस तरह से पकड़ के रखोगे? यस और नो? नो। नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा देखो क्या होता है, टाइम बढ़ने के साथ उस ग्लास का आपको वेट जो है वो हैवी लगने लगेगा, तो आप वो लंबे टाइम तक के उसको पकड़ के नहीं रख सकते। तो एज इट इज़ यहाँ पे ये जो है, सपोज ये मान लो कि कोई पर्सन है और इनको कोई चीज़ दे दी गई है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक के पकड़ के नहीं रख सकते। अब दूसरी चीज़ ये है कि वो एक जस्ट लाइक है जब बम है जो कि ब्लास्ट हो जाएगा तो ये किसी और को दे भी नहीं सकते, ये कंडीशन है। तो इनको लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर कुछ पर्सन बैठे हुए हैं जो इनसे जो हाइड्रोजन है वो लेने के लिए रेडी रहेंगे। तो इनको फाइनली घूम फिर के कहाँ जाना पड़ेगा? फाइनली घूम फिर के इन्हें जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। मींस यहाँ पे होने वाला है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो चलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ATS, इसी को ETC भी कहते हैं। ETC मीन्स चेन, मीन्स A से B, B से C, C से D, इस तरह से क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होंगे तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाएगी। तो अभी यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम जो है ये कहाँ पर हो रहा है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसे हम कहते हैं, एक तो साइटोक्रोम यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? जो मेम्ब्रेन है जहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो उस मेम्ब्रेन से जो पास हो रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे कैरियर तक के वो पास होंगे। देखो कैसे होते हैं यहाँ पे समझते हैं। ये देखो आपको एक येलो कलर में आपको यहाँ पे एक प्रोटीन दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से। ये जो है ये ब्लू कलर का जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। इधर साइड वाला पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स हो गया ये, और इधर साइड जो रहेगी ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन रहेंगी। ओके, तो देखो TCA कहाँ पर हुआ बताओ? सबसे पहले तो ये बताओ TCA कहाँ पर हुआ बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में TCA हुआ। अब जब यहाँ पर TCA हुआ तो NADH जो फॉर्म हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही बना है। NADH जो फॉर्म हुआ है वो कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फॉर्म हुआ है। तो ये जो NADH है ये कहाँ जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है ये, जिसे जैसे कि जिसके हम नेम्स देखिए तो एक होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, जिसे हम कॉम्प्लेक्स 1 कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स 1 के बाद डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 3 आता है। कॉम्प्लेक्स 3 क्यों आता है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की हम ये इस तरह से स्ट्रक्चर हम देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन रहेंगी और इनर मेम्ब्रेन इस तरह से होता है बेटा, फिंगर लाइक इनफोल्डिंग होती है। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पर है तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 होता है, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 इधर होता है। तो हम इसको सिक्वेंसली यदि हम देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स 1 देन कॉम्प्लेक्स 3, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स 2 आएगा, फिर और आगे जाएंगे तो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स 4 आएगा, फिर और आगे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स 5 आएगा। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन में देखो कॉम्प्लेक्स 1 जिसे हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, फिर क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा है मालूम है? कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है ये होता है साइटोक्रोम BC1।
इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स टू जहां पे एफएडी वाला रोल था। एफएडी वाला रोल कहाँ हुआ था बताओ, कौन से साइकिल में हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस में या टीसीए में? टीसीए में। टीसीए में कहाँ पे हुआ था बताओ, किससे क्या बना था? सक्सिनिक एसिड टू मैलिक एसिड बना था, तब एफिडी टू एफिडीएच2 बना था। वेरी गुड। तो एफएडी से एफएडीएच2 का जो फॉर्मेशन हुआ वो सक्सिनेट से मैलिक एसिड फॉर्म हुआ है, ठीक है। मींस वहां पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। तो देखो NADH डीहाइड्रोजिनेज जिसे कॉम्प्लेक्स 1 कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 रहेगा साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 3 रहेगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स 4 जिसे कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स 5 जिसे कहते हैं ATP सिंथेज, जहां पे फाइनली ATP का सिंथेसिस होगा। ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आपके सामने एनसीईआरटी रखी है। साथ ही साथ यदि आपको ये डायग्राम, ये पिक्चर्स क्लियर नहीं हो रहा होगा तो साथ ही साथ एनसीईआरटी का डायग्राम आप लोग सामने रखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो पास होंगे क्या है, वन कैरियर, ये इससे अनदर कैरियर, इस तरह से एक स्टेप वाइज स्टेप जो है इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, पास होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं, तो दिस इज टू रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर इन NADH प्लस H प्लस एंड FADH2। क्योंकि एनर्जी जो स्टोर हुई, क्योंकि देखो जैसे कि सपोज यहाँ पे AS2 एक सबस्ट्रेट है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ के इसको हमने कन्वर्ट कर दिए ए ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, तो इसमें जो एनर्जी जो थी वो रिलीज हुई, तो इसकी एनर्जी जो रिलीज हुई वो किसने स्टोर कर लिया था, NADH2 ने, FADH2 ने। तो अब ये जो एनर्जी इनके पास जो स्टोर है, इसको तोड़ेंगे तब जाके ही वो एनर्जी रिलीज होंगी, और उस एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं एटीपी के फॉर्मेशन में। अब ये एटीपी डायरेक्टली वहां पे भी फॉर्म हो सकता था जहां पे ये प्रोसेस हुई थी, बट वहां पे डायरेक्टली फॉर्म नहीं हुआ। क्या रीजन था, क्योंकि वहां पे एटीपी को ज्वाइन करने के लिए ये जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, उसकी बॉन्डिंग के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म्स, एक स्पेशल एंजाइमेटिक मशीनरीज चाहिए, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होती है। कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 5 में, जिसे हम एटीपी सिंथेसिस कहते हैं। यही एंजाइम में कैपेसिटी है जो एंजाइम एटीपी फॉर्म कर सकता है, फॉस्फेट को जोड़ सकता है। बाकी और हम अलग पार्ट पे देखें तो ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे कैरियर की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। और जब फाइनली इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पास होने के बाद क्या होगा बेटा, वो एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के पास पहुंचेंगे, और वहां पहुंचने के बाद फाइनली लास्ट में यहाँ पे सिंथेसिस होगा एटीपी का। तो यहाँ पे देखो क्या है, जो फॉर्म हुआ था TCA साइकिल में FADH2 ऑक्सीडेशन के थ्रू, वही वाला हम NADH भी ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पास होगा, और फाइनली इलेक्ट्रॉन पास होते 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 आखिरी में लास्ट में जो जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, ऑक्सीजन के पास, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे जो प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये H2O का प्रोडक्शन करेंगे। तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट में पहुंचेंगे, और एटीपी का यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होंगी तो उससे एटीपी का सिंथेसिस भी होगा। ठीक है, इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आ गया बेटा आप लोगों को सभी को? सर हाँ बेटा बोलो। वहाँ H2O क्यों बना? H2O बेटा यहाँ पे इसलिए बना क्योंकि देखिए फाइनली यहाँ पे जो होता है ये मेटाबॉलिक वाटर होता है। मेटाबॉलिक वाटर मीन्स क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन तीनों भी मिल रहे हैं, क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास जब एनर्जी आएगी तो ये ब्लास्ट हो सकता है ना। तो ये ब्लास्ट ना हो तो इमीडिएटली जब वहां पे पानी बन जाएगा तो वहां पे ब्लास्टिंग नहीं होगी। मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास जब एनर्जी आई तो उस एनर्जी का वो खुद भी यूटिलाइज करेगा, तो वो उसके पास जितना उसने एनर्जी लिया उसको रिएक्ट करके वाटर बना देता है, और बाकी जितना एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो इस एंजाइम को दे करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हाँ सर। तो अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले कहाँ पास हुए, इलेक्ट्रॉन पास हुए, ये देखो NADH प्लस H प्लस। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, यहाँ पे समझाता हूँ।
देखिए इलेक्ट्रॉन जो पास होंगे वो कहाँ पे होंगे, ये देखो Na, क्या हो गया, क्या है यहाँ पे NaDH प्लस H+। यहाँ से सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन पास हुए कहाँ पास होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली पास हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इस तरह से, इमेजिन करने के लिए बेटा ये सिर्फ, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये है आपका कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 जो है इसके पास ये आयरन सल्फर प्रोटीन होता है FeS, ठीक। तो NaDH से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो पास होंगे तो यहाँ पे इसमें अंदर साइड जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो यहाँ बना रहा हूँ, वो होता है FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो जब NaDH से इलेक्ट्रॉन FMN के पास होंगे तो FMN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH2, ऐसा लिख रहा हूं मैं। तो ये जब H2 हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर चले गए तो ये NaD जो है, NaDH जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है बताओ, NAD का, NaDH का NAD प्लस। ठीक है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। देन FMNH2 के पास जब इलेक्ट्रॉन आया, देखो ये FMN के पास आया है, दिखाई दे रहा है आपको, और जैसे ही FMN के पास आया आयरन सल्फर प्रोटीन से होते हुए ये डायरेक्टली कहाँ जाता है, UQ के पास, ठीक है। ये कहाँ पास होगा, FMNH2 से UQ, UB क्यूनॉन कहते हैं इसे। तो जब ये हाइड्रोजन UB क्यूनॉन के पास जाएगा तो UB क्यूनॉन जो है, ठीक है, ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे UQH2 इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है बेटा UB क्यूनॉन जो है, यस सर। ओके। बट यहाँ पे ये आगे जो पास हो रहा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसे दे देगा। कॉम्प्लेक्स 3 जो है सबसे पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 के पास क्या है बेटा, साइटोक्रोम B है, फिर FeS है, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे और पास होंगे तो कहाँ होंगे, साइटोक्रोम C के पास। इसलिए इसका नाम हमने क्या देखे थे, साइटोक्रोम BC1, ठीक है, ये C1 है अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा साइटोक्रोम C आगे भी है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से पास हुए UQH2 से, तो UQH2 से इलेक्ट्रॉन जब पास होंगे तो साइटोक्रोम जो है पहले कहाँ जाएगा, B के पास, फिर इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम C1 के पास, फिर साइटोक्रोम C1 से फिर ये आगे कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम C के पास। तो देखो अब ये एग्जाम में आपको एक मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, एक स्टेप वाइज मैकेनिज्म कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे कैसे पास हुए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एक सीक्वेंस जो है आप लोगों को पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ बेटा, NaDH2, फिर क्या आएगा FMN, ठीक है, FMN से FMNH2 होगा, ठीक। बट ये वाला पोर्शन आपको नहीं पूछा जाएगा, आपको जो पूछा जाएगा कहाँ से, एक तो UB क्यूनॉन से साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B से कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 से कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C के बाद फिर इलेक्ट्रॉन जो है क्या यहीं पे कंप्लीट हो गया है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन यहीं पे कंप्लीट नहीं होता, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली पास होंगे कहाँ पे, साइटोक्रोम A के पास, जो कि नेक्स्ट प्रोटीन है, और साइटोक्रोम A से एक और होता है साइटोक्रोम A3। तो ये सीक्वेंस होगा बेटा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट का, ये आगे के कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है ये, ठीक है। इसके पहले सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 था आपका, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद फिर साइटोक्रोम BC1 है, साइटोक्रोम BC1 को हमने क्या बोले थे, साइटोक्रोम BC1 जो है कॉम्प्लेक्स 3 है। फिर साइटोक्रोम C जो होता है बेटा ये मोबाइल कैरियर प्रोटीन होता है, ये पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में इधर उधर घूम रहा है, ये मान के चलो मोबाइल प्रोटीन है। तो ये क्या करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन को लेके इधर पास कर देता है, फिर आगे पास हुआ तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4। आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स 1, 2 और 4 आ गया, कॉम्प्लेक्स 3 कहाँ गया, तो बेटा कॉम्प्लेक्स 3 का रिलेशन इसके साथ नहीं है, सॉरी कॉम्प्लेक्स 2 का रिलेशन इसके साथ नहीं है, कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे बैठा है, जो किसको लेके बैठा है, FADH2 का रिलेशन रहेगा उसका। तो FADH2 से भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे,
और कॉम्प्लेक्स 3 से फिर इलेक्ट्रॉन जो पास होंगे फिर से साइटोक्रोम सी जो है मोबाइल कैरियर है, ये 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक के जो पहुंचाएगा वो कौन पहुंचाएगा, साइटोक्रोम सी लेके जाएगा। तो इसके भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स 4 के पास जा रहे हैं, और ये कॉम्प्लेक्स 1 जो इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी जो है अल्टीमेटली 4 के थ्रू जा रहे हैं वाया कॉम्प्लेक्स 3। समझ में आया बेटा? तो इस तरह Yes, sir. से यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगा। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हुआ। तो ये वाला पोर्शन तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया बेटा, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन रहेंगे जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो है वो आगे पास होगा, जिसमें NADH2 और FADH2 जो है मेन एनर्जी स्टोर जो है इनके पास हुई है। जब एनर्जी रिलीज होंगी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में ही रिलीज होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन के थ्रू क्या होने वाले हैं, आगे पास होने वाले हैं, और अल्टीमेटली फाइनली जो है लास्ट में पहुंचेंगे कहाँ पे, ऑक्सीजन के पास, जिसके थ्रू एक मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये कंप्लीट ये मैंने डायग्राम समझा दिया हूं। अब एक एक पार्ट हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हम लोग थ्योरी की हेल्प से समझेंगे क्या क्या होता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है, हाँ किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो पहले, फिर अब आगे बढ़ेंगे। सर ये कॉम्प्लेक्स 2 का जो आपने बताया था वो रोल एक बार आप वापस से बताओगे? वो हाँ समझा बेटा, नहीं कॉम्प्लेक्स 2 का रोल। कॉम्प्लेक्स 2 का रोल, हाँ कॉम्प्लेक्स 2 का रोल बेटा रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, डोंट वरी, हम लोग अभी थ्योरी की हेल्प से रिपीट करेंगे क्या हो रहा है। देखिए कॉम्प्लेक्स 1 जो है NADH था, कॉम्प्लेक्स 1 जिसे NADH डिहाइड्रोजिनेज कह रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 3 जो है NADH डिहाइड्रोजिनेज से इलेक्ट्रॉन ले लिया। कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये बैठा है जो यहाँ पर। तो कॉम्प्लेक्स 2 ने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स 2 ने FADH जो है इससे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो इधर के इलेक्ट्रॉन भी इधर आएंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन भी इधर आएंगे, किसके थ्रू बेटा, यूबिक्यूनॉन। ये एक ही है, ये दोनों तरफ अलग अलग जो बताया ऐसे दोनों तरफ अलग अलग नहीं है, वो इधर से भी लेके इधर पहुंचाएगा, इधर से भी लेके इधर पहुंचाएगा, समझे। तो यूबिक्यूनॉन जो होता है देखो UQ इस फॉर्म में है, जब इससे इसने हाइड्रोजन और इससे हाइड्रोजन ले लिया तो UQ किस में कन्वर्ट हो गया, UQH2। UQH2. और UQH2 जो है इसमें एक पावर है बेटा, जानते हो क्या पावर है, इसमें एक ऐसी पावर है कि ये जो हाइड्रोजन जो है ना, इस हाइड्रोजन को स्प्लिट कर सकता है। तो जब इस हाइड्रोजन की जब स्प्लिटिंग होगी तो ये H+ आयन और इलेक्ट्रॉन मींस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ये स्प्लिट कर रहा है, तब जाके ही ये आगे चल के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इधर पास होने वाले हैं इस तरह से। तो इतना डिटेल में हमको नहीं जाना, आपको सिलेबस में इतना डेप्थ नहीं दिया है, ठीक है, हमको डायरेक्ट टू डायरेक्ट दिया है, तो डायरेक्टली ही हम समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन NADH जो है, ठीक है, ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन इससे पास होके कहाँ पहुंचेंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के पास पहुंचे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यूबिक्यूनॉन के पास, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, विद इन द इनर मेम्ब्रेन। देखो ये भी इनर मेम्ब्रेन में ही लोकेटेड है, लेकिन देखो साइटोक्रोम C ये क्या इनर मेम्ब्रेन में दिख रहा है क्या आपको, बताओ। नहीं सर, नहीं, आउटर साइड ऑफ द इनर आउटर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन में। प्रेजेंट है। मींस ये जो है बीच में ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इसके बाद ये आउटर मेम्ब्रेन इधर रहेंगी, समझे। तो ये जो है ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इनर मेम्ब्रेन के बाहर साइड में साइटोक्रोम C है, बट यूबिक्यूनॉन कहाँ प्रेजेंट है, इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल इंटरनल मेम्ब्रेन में। हाँ वेरी गुड, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा। दो चीज याद रखना आपको, साइटोक्रोम C कहाँ पर है और यूबिक्यूनॉन कहाँ पर है, ये दो क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्यूनॉन जो है, यूबिक्यूनॉन इससे ट्रांसफर हुआ कहाँ पर, ये वाला कौन सा है बेटा, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 को क्या कहते हैं, BC1। तो यूबिक्यूनॉन ने साथ ही साथ देखो ऑल्सो, सबसे पहले यूबिक्यूनॉन ने रिसीव किया था कहां से इलेक्ट्रॉन, NADH डिहाइड्रोजन। साथ ही साथ ये कहां से इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा बेटा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज मींस FADH2 से भी ये रिसीव कर रहा है, यहां पर भी रिसीव कर रहा है और यहां पर भी। तो देखो FADH2 मींस कॉम्प्लेक्स 2, इससे भी जो कि जनरेटेड हुआ था कब बताओ, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट, ठीक है, इन साइट्रिक एसिड साइकिल पढ़े हम लोगों ने। सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब फॉर्म हुआ था तो उस टाइम पे FADH2 का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे जब यूबिक्यूनॉन रेड्यूस हुआ, मतलब देखो इसके पास बम था और इसके पास भी बम था,
तो इन दोनों का बम को लेने का पावर किसके पास था? यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन। अब यूबिक्विनोन जो है UbS2 जो है UqS2 जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यूबिक्विनोन ये ज्यादा देर तक के इस बम को नहीं रख सकता, नहीं तो इसी के पास ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि इस बम को नीचे भी नहीं रख सकता, नीचे रखने के बाद भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके पास कंडीशन ये है कि किसी और को ये दे दे तो वो बम ब्लास्ट नहीं होगा और ये बच जाएगा, और यही यहाँ पर हो रहा है। तो अब जो रिड्यूस यूबिक्विनोन है, ठीक है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म मींस ऑक्सीडाइज स्टेट में वापस आना चाहेगा। तो ये ऑक्सीडाइज स्टेट में वापस आने के लिए अपने पास के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। कहाँ पे ट्रांसफर करेगा? ये साइटोक्रोम सी। ये देखो ये साइटोक्रोम सी है, ठीक है, क्या है ये? साइटोक्रोम सी है। यूबिक्विनोन जो है ये साइटोक्रोम सी को डायरेक्टली दे रहा है क्या? नहीं। किसके थ्रू दे रहा है? साइटोक्रोम BC1 के थ्रू दे रहा है। BC1, ठीक है। तो BC1 से साइटोक्रोम सी के पास जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, फिर ये साइटोक्रोम सी मोबाइल प्रोटीन होता है, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है ये किसे दे देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को। देखो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, साइटोक्रोम सी एक स्मॉल प्रोटीन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। दूसरा ये अटैच्ड है कहाँ पे? आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्ट करता है किस तरह से? मोबाइल कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी कॉम्प्लेक्स बेटा फिक्स है, ये अपनी जगह अपना लोकेशन अपना प्लेस नहीं बदल सकते, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल प्रोटीन जो है एक तो यूबिक्विनोन है और दूसरा कौन सा है? साइटोक्रोम सी है। तो अब यहाँ पे साइटोक्रोम सी का जो रोल है, ये कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में, ये कॉम्प्लेक्स 3 है और ये कॉम्प्लेक्स 4, तो कॉम्प्लेक्स 3 के इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 तक के जो पहुंचाएगा, वो जो लेके जाएगा, जो कैरी करेगा, वो कौन है? साइटोक्रोम सी। देन फाइनली लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन जो है कहां पहुंच गए? साइटोक्रोम 4 के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोक्रोम सी के पास जो है इलेक्ट्रॉन आए, और जब साइटोक्रोम 4 के पास कॉम्प्लेक्स 4 के पास जब जा रहे हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहते हैं इसे। यहाँ पे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज या फिर कॉम्प्लेक्स 4 के पास जो कंपाउंड जो मेटल आयन है वो कौन सा है? तो देखो यहाँ पे कॉपर है, इसके पहले देखो आयरन सल्फर प्रोटीन है, यहाँ पर भी देखो आयरन सल्फर प्रोटीन है, देखो यहाँ पर भी आयरन सल्फर प्रोटीन है FeS, बट यहाँ पे क्या है बताओ? कॉपर है। तो कॉम्प्लेक्स 4 जिसको क्या रिफर किया जाता है बेटा? किस तरह से रिफर करते हैं हम लोग? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है, तो इसमें देखो साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर है, कितने? 2 कॉपर, Cu2 है, तो 2 कॉपर सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एक और क्वेश्चन एग्जाम में जो ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है और स्टूडेंट जो भूल जाते हैं वो ये वाला है, ठीक है। कितने यहाँ पे प्रेजेंट है? 2 कॉपर सेंटर है, साइटोक्रोम A है और A3 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन देखो कॉपर के पास आया, फिर साइटोक्रोम A के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम A3 के पास जाएगा, फिर से देखो ये कॉपर है, इधर से लेगा, फिर यहाँ से फिर ये आगे पास करेगा, पास हुआ आगे। ये जितना भी प्रोसेस हुआ बेटा, हर एक स्टेप में यहाँ से प्रोटॉन बाहर रिलीज हो रहे हैं, देखो दिखाई दे रहा है, हर एक स्टेप में प्रोटॉन जो है बाहर रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट दिख रहा है, बट यहाँ पे तो H2 था, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ से आए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये हिडन कॉन्सेप्ट जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया। जो हाइड्रोजन था जब इसका स्प्लिटिंग हुआ तो एक तो प्रोटॉन बना और दूसरा इलेक्ट्रॉन बना, तो प्रोटॉन यहाँ से भी रिलीज हुआ, कितने प्रोटॉन रिलीज हुए बेटा? कॉम्प्लेक्स 1 पे 4, कॉम्प्लेक्स 3 पे कितने प्रोटॉन रिलीज हुए? 4, और कॉम्प्लेक्स 4 से कितने प्रोटॉन रिलीज हुए? 2, 2। तो कितने प्रोटॉन हो गए सारे मिला के? 10 हो गए। और ये 10 के 10 प्रोटॉन यहां से जब बाहर निकलेंगे, तो ये प्रोटॉन जब यहां से बाहर जाएंगे तो ये ATP जस्ट लाइक जब पंप ये रोटेट होगा इस तरह से, तो जब इसका रोटेशन जब होगा तो यहां से जब प्रोटॉन बाहर निकलेंगे तो ये ADP और फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये जब ADP और फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे हाई एनर्जी रिलीज होंगी, तो ये प्रोटॉन की हेल्प से जो एनर्जी रिलीज होंगी वो एक बॉन्ड बनाने के काम में आएंगी, और ये बॉन्ड बनाएंगी हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स 1 हमने पढ़े,
जिसको हम NADH डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 हमने पढ़े जिसे FADH2 कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 हमने पढ़े जिसे साइटोक्रोम BC1 कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 हमने पढ़े जिसे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 हमने पढ़े जिसे ATP सिंथेज कहते हैं। पहले तो कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ लिए, देखो कॉम्प्लेक्स 1 ये है, कॉम्प्लेक्स 3 देखो, कॉम्प्लेक्स 3 ये है तो कॉम्प्लेक्स 2 नीचे है ये यहाँ पर, समझ गए। और ये कोएंजाइम Q है मीन्स यूबिक्विनोन, फिर ये साइटोक्रोम C है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, और ये आएगा कॉम्प्लेक्स 5। ये देखो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, ठीक है, ये एटीपी ये पंप की तरह काम एटीपी करता है। सिंथेस। एटीपी सिंथेस पंप की तरह काम करता है, ये ऐसे गोल घूमेगा, तो जब इधर से प्रोटॉन इधर बाहर आएंगे तो ये एटीपी सिंथेसिस से रोटेट होगा, रोटेट जब होता है तो एडीपी को फॉस्फेट में जोड़ के एटीपी बना देता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे कॉम्प्लेक्स है। तो ये देखो सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बना रहा है, और ये सारे डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो कि जितने भी हमारे डिहाइड्रोजनेज है सारे से इसने प्रोटॉन लेकर के मतलब हाइड्रोजन लेकर के अपने वापस से ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रहा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास हुए 1 कैरियर से फाइनली 1 to 4, तो यहाँ पे देखिए एटीपी सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स 5 है यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, और नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। तो देखो NADH जो है 3 एटीपी बनाता है और FADH 2 एटीपी बनाता है। क्यों जानते हो आप? इसका रीजन ये है, ये वाला पिक्चर देखो, NADH ये 4 प्रोटॉन है, ये 4 है, और ये 4, कितने हो रहे टोटल? 10 हो रहे हैं। तो 10 की वजह से यहाँ पे जो एटीपी बनेगा कितना बनेगा? 3 बनेगा। अब देखो इसको काट दो आप, तो FAD का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ कितने के साथ होगा? इतने के साथ होगा। तो ये 4 प्रोटॉन तो चले गए ना, तो इससे जो यहाँ पे एटीपी बनेंगे वो कितने बनेंगे? कितने एटीपी बनेंगे? 2 ही बनेंगे। तो यहाँ पे देखो यही हमने देखे थोड़ी देर पहले, यही वाला पोर्शन हम लोगों ने स्टडी किए। तो यहाँ पे ये सारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनर के नेचर पर। तो NADH जो है ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, FADH कम करता है, इसलिए यहाँ पे NADH से 3 एटीपी और FADH2 से ओनली 2 एटीपी का ही सिंथेसिस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम लोग वैसे भी पहले से ही देखते आ रहे हैं, ठीक है। फाइनली अब ये जो रिएक्शन हुई है इसमें क्या क्या हुआ है इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो हम लोग यहाँ पे देखे, तो इसमें NADH प्लस H+ ने कॉम्प्लेक्स 1 मींस NADH डिहाइड्रोजनेज को अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे दिया। इसने कोएंजाइम Q जो है यूबिक्विनोन जो है, सॉरी कोएंजाइम Q नहीं, यूबिक्विनोन की हेल्प से उसको तोड़ दिया। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 जो था FADH2 जो कि सक्सिनेट से आया था, इसने भी अपने जो है फाइनली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन Q को दिया, जो कि यहाँ पे स्प्लिट हुआ। फिर इलेक्ट्रॉन आगे पास होंगे और प्रोटॉन कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा? इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे। तो कॉम्प्लेक्स 3 जो कि है BC1, देखो BC1 को हम बीच में बोलते हैं, बीच में ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में, बीच, बीच में। टोटल कितने कॉम्प्लेक्स है? 5 में 2 इधर कर लो और 2 इधर कर लो, तो दोनों के बीच में क्या आएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 बीच में है, तो बीच मतलब BC1 ऐसा बोल सकते हैं हम, तो ये आपको याद रहेगा। फाइनल इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे? लास्ट में 5 में, तो V ऐसा लिखते हैं ना हम, फाइनल। तो फाइनल जो है वो लास्ट में पहुंचेगा, जो कि कौन सा है हमारा? कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंचा जिससे H2O बना, और इधर के प्रोटॉन जो है कॉम्प्लेक्स 5 के पास पहुंचे, जिससे क्या होगा बेटा? सर मतलब एटीपी सिंथेसिस ही होगा ना? हाँ, एटीपी सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इसमें ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब जाके ही होगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसमें रोल ऑफ ऑक्सीजन यदि हम देखें तो ये लिमिटेड है टर्मिनल स्टेट पे, ठीक है। यदि हम लोग देखें ऑक्सीजन जो है, ठीक, कंप्लीट प्रोसेस में रिमूव ऑफ हाइड्रोजन जो है, जो हमारे सिस्टम है उसके लिए यूज हो रहा है, और ऑक्सीजन जो एक्ट कर रहा है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह कर रहा है।
ठीक है। इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से फॉस्फोरिलेशन होता है। फॉस्फोरिलेशन मीन्स एडीपी में जब फॉस्फेट ज्वाइन होगा, हाई एनर्जी बॉन्ड बनेगा, देन एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इस फॉस्फोरिलेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे बेटा, वहां पर हम लोग फोटो फॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे। क्या चीज? फोटो फॉस्फोरिलेशन। बट यहां पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रहेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यहाँ पे प्रोसेस हुआ है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है ये डिफर होता है फोटो फॉस्फोरिलेशन से, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट। लाइट एनर्जी का जब यूटिलाइज होगा और देन एटीपी जब बनेगा, जब फॉर्म होगा, तो उससे हम फोटो फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलीज हुई एनर्जी जो है उसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा और उसकी हेल्प से जब फॉस्फेट फॉर्म होगा, एटीपी फॉर्म होगा, तो उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो दोनों डिफरेंट है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे लाइट एनर्जी जो है उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होता है, देन फॉस्फोरिलेशन होता है, तब उसे फोटो फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये वाला स्लाइड समझ में आ गया बेटा? थोड़ा सा टेक्निकल है हमारा। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वंश, अंजलि, समीक्षा, प्राची, तेजस्विनी, क्लियर है बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर एनसीईआरटी पेज नंबर 233 वाला लास्ट पैराग्राफ अनलाइक फोटो फॉस्फोलाइजेस का वहां से समझा दो ना। एनसीईआरटी मेरे पास, एक मिनट। हाँ बेटा समझा देता हूँ, जस्ट वेट। कितना पेज नंबर बताया आपने? 233। 233। हम्म, 233 में कौन सा पैराग्राफ? लास्ट वाला? हाँ स्टेटमेंट पढ़ो फिर से, क्या दिया हुआ है? सर अनलाइक फोटो हाँ फॉस्फोलाइजेस हाँ, ओके वाला ओके, ठीक वो ठीक, वाला। ओके बेटा, ओके ओके। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन जो एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या चीज? ऑक्सीजन जो एक्ट कर रहा है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ गया हमारा पोर्शन? ये वाला, ठीक। ये तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, अनलाइक फोटोफॉस्फोरिलेशन where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for the phosphorylation, ठीक है। मींस यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेटमेंट है, ये जब लाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ, किसके लिए? जब प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा फॉर द फॉस्फोरिलेशन। मींस देखो क्या होता है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में यदि बाहर प्रोटॉन ज़्यादा थे तो इस प्रोटॉन को हमने अंदर भेज दिए। ये जो मेम्ब्रेन होगा बेटा थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये वाला आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। तो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में जब बाहर से जब प्रोटॉन जा रहे हैं तो अंदर साइड क्या हुआ बेटा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ये फॉर्म हो गया, क्योंकि प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहा है। और जब अंदर प्रोटॉन बहुत सारे आ जाएंगे तो हम जानते हैं बेटा ये प्रोटॉन डिफ्यूज होंगे, मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में। तो यहाँ पर भी एक एटीपी पंप होगा और प्रोटॉन जब इस एटीपी पंप की हेल्प से जब बाहर निकलेंगे तब जाके एटीपी का सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, अनलाइक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन मीन्स क्या होगा, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट किसकी वजह से फॉर्म हुआ है? लाइट की वजह से फॉर्म हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। समझ में आया? बट ये उसके समान नहीं है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही थी वो लाइट एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बना।
बट हम ये वाले स्टेटमेंट में हम देखते हैं, कौन सा हमारा ये वाला जो पिक्चर है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं बेटा? इसने पंप किया यहाँ से पंप किया, यहाँ से पंप किया, पंपिंग हुआ यहाँ से। तो ये जो पंपिंग हाँ जो हुआ ये किसकी वजह से हुआ बेटा? जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस हुआ है, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, तो उसकी वजह से हुआ है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? रेस्पिरेशन की वजह से एनर्जी बनी, मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे हुआ है, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है, और इस प्रोटॉन का यूज हम एटीपी के सिंथेसिस में कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये स्टेटमेंट है बेटा, वहां पर समझ में आया? यस सर। चलो, और किसी को कुछ पूछना है सर बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर वो प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज एटीपी के सिंथेसाइज के लिए हो रहा है, तो वहाँ एडीपी पहले प्रेजेंट होना चाहिए ना? हाँ एडीपी प्रेजेंट है ना बेटा, हर जगह पे एडीपी प्रेजेंट रहेगा। ये देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट इधर बना है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट को ये चैनल मिला बेटा, ये एक चैनल है। इस चैनल से, क्योंकि जब ये इधर से भी प्रोटॉन बाहर जा सकते थे, बट इधर से बाहर हुए क्या? नहीं, ये प्रोटॉन यहाँ पे सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसको यहाँ से बाहर फेंकने के लिए एनर्जी लगी थी बेटा, और एनर्जी या कैरियर प्रोटीन लगे थे, ये कैरियर प्रोटीन, इनकी हेल्प से इस प्रोटॉन को इधर फेंक दिया गया है। लेकिन ये प्रोटॉन यहाँ से वापस नहीं जा सकते, तो प्रोटॉन को वापस यहाँ से इधर वापस आना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ये चैनल प्रोटीन है बेटा, कॉम्प्लेक्स 4। तो यहाँ से ये इधर आ रहे हैं। तो जब प्रोटॉन यहाँ से इधर आएंगे तो ये जो एटीपी सिंथेज, ये टोपी जो दिख रही है घूमेगी, ये जब घूमेंगी तो ये इसको पकड़ के खींच लेंगे, तो ये एडीपी और फॉस्फेट को खींचेगा, खींचने से इससे जो एनर्जी मिलेगी वो एटीपी बना देगी। ऐसा होता है। समझा सर। ओके हाँ यस सर। सर। चलो वेरी गुड। तो देखो ये कैसे होता है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अब यही सारी चीज इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये प्रोटॉन आपको ये दिख रहा है बेटा, ये प्रोटॉन ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकला, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 ये सभी जगह से प्रोटॉन जो है यहाँ पे क्या होगा? एक्यूमुलेट हो गए। एक्यूमुलेट होने की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बना, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। ये फाइनली सारे के सारे प्रोटॉन घूम फिर के ये वाला जो चैनल यहाँ पर आ गया। जब इस चैनल पे आए तो ये कॉम्प्लेक्स 5 है। यहाँ से जब आएंगे तो ये हेड पीस होता है। देखो यहाँ पे इसके दो पार्ट होते हैं, एक F1 हेड पीस होता है और एक F0 होता है। F0 बेटा ये अंदर साइड घुसा हुआ रहता है, धसा हुआ रहता है अंदर, जिसको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है ये F1 हेड पीस पेरिफेरल होता है। ये इस जनरली कंफ्यूज करता है बेटा, F1 वाला बाहर है याद रखना, और F0 वाला अंदर है। ये इस तरह से बना होता है बेटा, ठीक है। तो ये जो F1 जो है, F1 पार्टिकल बताया था ना मैंने आपको, तो ये जो F1 जो है ये जो बाहर है, तो जब ये इधर से ये प्रोटॉन सब अंदर जब आएंगे तो इसको ये ऐसा घुमा देगा। जब ये घूमेगा ऐसा तो ये एडीपी को खींचेगा, तो ये एडीपी खींचा, फॉस्फेट को खींचा, रोटेट हुआ, देन एटीपी को बाहर निकाल देगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये प्रोटॉन की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन पार्ट है। देन इस तरह से ये एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है एटीपी का सिंथेसिस करता है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये यूटिलाइज होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय एटीपी सिंथेस एंजाइम, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 पे है। इसके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, F1 हेड पीस और F0। हेड पीस जो है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और F0 जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है प्रोसेस हो रही है। तो F1 जो हेड पीस है, F1 हेड पीस पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये मेन साइट होती है बेटा एटीपी के सिंथेसिस की। देखो कहाँ पे सिंथेसिस हुआ ये याद रखना बेटा। और F0 जो है ये एक चैनल होता है जहां से प्रोटॉन जो है इनर मेम्ब्रेन में आ रहे हैं। जितना भी पोर्शन मैंने आपको भी कंसेप्ट में समझाया, एक एक पार्ट बेटा मैं आपको एनसीईआरटी का स्टेटमेंट और लाइन भी समझा रहा हूँ। तो जब पास हो रहे सर हैं, एक मिनट, लास्ट स्लाइड। हाँ ये रिपीट करना है बेटा। नहीं बस एक मिनट। हाँ देख लो, ये आपके एनसीईआरटी में ही है, पढ़ लो, रीड कर लो। बेटा मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड कुछ ऐसा डिजाइन किया हो कि ये स्टेटमेंट और ये डायग्राम दोनों आपको साइड में ही दिखे, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझेंगी और याद हो जाएगी। यस सर, हो गया। हो गया, चलो।
तो नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन पास हुए तो क्या हुआ बेटा, प्रोटॉन इज कपल्ड टू द कैटालाइटिक साइड ऑफ द F1 कंपोनेंट। देखो जब यहाँ से प्रोटॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा F1 पार्टिकल है इस कंपोनेंट के साथ वो रिएक्ट करेगा, कैटालाइटिक एक्टिविटी करेगा, जिससे ADP जो है इसमें एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा और उससे एक ATP का फॉर्मेशन होता है। और हर एक ATP का जो प्रोडक्शन चाहिए उसके लिए 2H+ चाहिए होते हैं। कितने, ये देखो एक ATP बनाने के लिए कितने H+ जा रहे हैं, 2H+ जा रहे हैं, जो पास हो रहा है किससे, F0 से। कहाँ से आ रहा है बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस से। कहाँ जा रहा है, ये हमारे मैट्रिक्स में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। तो जब 2H+ जाएगा तो एक ATP बनेगा, फिर 2H+ जाएगा तो दूसरा ATP बनेगा, फिर 2H+ जाएगा तो तीसरा ATP बनेगा। मीन्स कितने, टोटल 6H+ यहाँ पे यूज हो जाएंगे, तब जाके कितने, 3 ATP बनेंगे। ओके, बाकी के जो H+ है वो वहीं पर रहते हैं, एक साथ सारे नहीं जाते। बट इस तरह से फाइनली जो हम देखें तो ATP जो है नेट प्रॉफिट यदि हम देखें तो किस तरह से हो रहा है वो हम समझ लेते। तो नेट प्रॉफिट यदि हम समझे तो नेट प्रॉफिट जो है कैसे हुआ बेटा, कितना हुआ था लास्ट लेक्चर में देखिए हम लोगों ने, 36 ATP। 36 ATP। जस्ट वेट, मेरा ये जो है काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसको, तो देखिए ये एक पिक्चर से जिसकी हेल्प से हम और भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़े। ये था बेटा साइटोसोल मीन साइटोप्लाज्म। क्या हुआ था यहाँ पे बताओ, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ था एसिटिल को ए में। एसिटिल sir. को ए डायरेक्टली डिफ्यूज होके कहाँ पहुंचा था, इनर मेम्ब्रेन ऑफ ये मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जब यहाँ पे आया तो क्या हुआ, यहाँ पर TCA। TCA से क्या बना, NADH, TCA से क्या बना, FADH2। ठीक है, फिर ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 दिखाई दे रहे हैं आपको। अब यहाँ पे ये जो NADH है ये अपने वापस NAD वाले स्टेट में आएगा, ये FADH2 जो है वापस अपने FAD में आएगा। इसके लिए ये क्या करेगा बेटा, अपने जो प्रोटॉन है और अपने जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आगे बाहर पास कर निकालेगा। देगा। तो इस तरह से इसने क्या किया, प्रोटॉन इसने क्या किया, हर स्टेप में प्रोटॉन रिलीज हो गए, कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। और इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली इस तरह से कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के पास पहुंचे। और कॉम्प्लेक्स 4 पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो कुछ प्रोटॉन और हाफ O2 मिलके मेटाबॉलिक वाटर बना दिया, बन गया। अब जितने भी प्रोटॉन यहाँ पर एक्युमुलेट हुए तो इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हुआ और ये एक चैनल है बेटा, ये रोटेट होगा, ये रोटेट होगा। जब ये चैनल रोटेट होता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है बेटा। एक काम करो, ये कैसे, देखो आपने ऑरेंज देखे, ऑरेंज, तो ऑरेंज के ये Yes, पीस sir. रहते हैं अंदर Yes, साइड, sir. देखो इस तरह से ऑरेंज के पीस रहते हैं और ये बीच में एक होल रहता है जहां से इस तरह से उसका जो स्टेम होता है वो फाइनली उस प्लांट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो यदि आप उस ऑरेंज को तोड़ भी लेते हो और Yes. आप बीच में एक पेन यदि अंदर घुसाओगे तो इसको आप इजीली गोल घुमा सकते हो। तो इसी तरह से होता है बेटा। तो Yes, इसमें देखो sir. ये अल्फा बीटा ऐसी अलग अलग टाइप की सब यूनिट होती है। हाँ बेटा वंश कुछ बोलना चाह रहे हो आप? नो सर, मेरा माइक ऑन नहीं था। ओके, प्राची ऑफ कर दो माइक, जब बोलना रहेगा तभी अनम्यूट करना, नहीं तो म्यूट रखो। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये समझ में आया। तो यहाँ पे ये देखो ये ऐसा रोटेट होता है, ये भी रोटेट होता है। जब ये रोटेट होगा तो ये इस तरह से अपने ये जो चैनल ओपन करेगा, देन प्रोटॉन जो है यहाँ से लेके बाहर जाएगा। जब ये प्रोटॉन बाहर जाएगा तो ये और एनर्जी मिलेगी, तो ये कैटालिटिक तरह काम करेगा और इससे इस तरह से यहाँ पे ATP का फॉर्म होगा। तो प्रोटॉन देखो यहाँ से आके ऐसे होके बाहर इधर निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो यहाँ पे यूज होके ATP का सिंथेसिस कर रहा है। तो इस तरह से बेटा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। और ये इतना अच्छा डायग्राम छोड़ के आई डोंट नो NCERT ने ये वाला डायग्राम क्यों आप लोगों को दिया, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आप बोर्ड के यदि
एग्जाम हो तो उसमें आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते, बट ये डायग्राम इजी टू ड्रॉ है। शायद यही सोच के एनसीईआरटी ने ये वाला डायग्राम रखा है, बट बेटा आप लोग नीट का स्टडी कर रहे हो तो ये डायग्राम सफिशिएंट नहीं है, कुछ भी नहीं समझता, सिर्फ रटना पड़ेगा। लेकिन ये डायग्राम से आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सर हाँ बेटा, सर एटीपी का जो सिंथेसाइज है वो इनर मेम्ब्रेन में ही हो रहा है ना? एटीपी का सिंथेसिस जो है, नहीं बेटा, ये देखो ना हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो मैट्रिक्स रहा में? हाँ है। था, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया इनर है, में। ये इनर मेम्ब्रेन हाँ। है, ठीक है। ये हमारा F1 पार्टिकल है, ये F0 हम्म। है। तो सिंथेसिस जो है, सर बट एनसीईआरटी के डायग्राम में तो ऐसा लग रहा है कि वो इनर मेम्ब्रेन में ही हाँ, हो वो रहा है। एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देखोगे तो वैसा लगता है, बट एनसीईआरटी ने ही हमें एक्सप्लेन किया बेटा। देखो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था। ये देखो F1 हेड पीस है, पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और यही चीज एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन की है आपको यहाँ पर। देखो F1 हेड पीस पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो एटीपी का सिंथेसिस करता है, पेरीफेरल है, कनेक्टेड है वो। बट ये देखो इस डायग्राम पे एनसीईआरटी ने शायद ये वाला डायग्राम दिया होगा आपको नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो इस तरह से ये होता है सर बेटा, दिए है। ये है। मींस मैट्रिक्स में फॉर्म हो रहा है ना एटीपी का? हाँ, एटीपी, मैट्रिक्स में फॉर्म होगा बेटा। हाँ ठीक है। चलो, तो ये था हमारा क्या चीज बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हम समझ लेते हैं सर क्या होता है। हाँ बेटा बोलो। सर वो एटीपी सिंथेस के लिए जो एक अलग से फॉस्फेट लग रहा है, हाँ, वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ से लिया जा रहा है? मतलब वो एटीपी सिंथेसिस को कहाँ से पंप कर रहा है? हाँ देखिए बेटा, जो फॉस्फेट होता है ना, ये जब मिनरल के फॉर्म में रहता है, फिर वो क्लोराइड रहे, फिर आयरन रहे, या नाइट्रोजन रहे, ठीक है, या फिर कोई भी कंपोनेंट रहे, फॉस्फेट रहे, ये जस्ट लाइक एज अ डिफ्यूजन, ठीक है। मीन्स क्या होगा, ये मिनरल्स है, मीन्स ये क्या है, माइक्रो एलिमेंट हो गए। और माइक्रो एलिमेंट जो होता है, ये जो हमारा जो भी फ्लूइड होता है, लिक्विड, जैसे हम प्लांट में हम देखें तो प्लांट तो रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है सारे मिनरल्स को। जब प्लांट जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये जिस तरह से जाइलम फ्लोएम के हेल्प से जब ट्रांसपोर्ट होगा, तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद फाइनली क्या होगा, ये उसी तरह से डिफ्यूज होकर माइटोकॉन्ड्रिया में भी पहुंच जाएगा। तो इसके लिए कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मिनरल का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, फ्लोएम से होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट किससे होता है, जाइलम से होता है। और मिनरल का ट्रांसपोर्ट मंच हाइपोथेसिस पढ़े होंगे बेटा आप लोगों ने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में, मंच प्रेशर हाइपोथेसिस एक लास्ट टॉपिक है बेटा ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है ना, उसका एक लास्ट टॉपिक है, यस सर। ठीक है, याद आ रहा होगा, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़े होंगे। कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा वाला कैसा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो अब देखिए बेटा, एसिटिल को ए जो था ये लिंक रिएक्शन था, इधर साइड ग्लाइकोलाइसिस हुआ जिससे पायरुविक एसिड बना, जिससे ओनली 2 एटीपी फॉर्म हुआ था। क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ, इससे भी ओनली 2 एटीपी बना था इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी, याद आ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टोटल 32 एटीपी फॉर्म हो रहा है। इसे हम कहते हैं बेटा केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस मीन्स केमिकल है, ऑस्मोसिस हुआ, ऑस्मोसिस मीन्स प्रोटॉन ग्रेडियंट बना था। तो H+ आयन जो है, इसका क्या हुआ, एक मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन की हेल्प से जब ये आगे फॉर्म हुआ तो ये ऑस्मोसिस ही हुआ ना। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, याद आ रहा है, उस मेम्ब्रेन की हेल्प से ही पास हो रहा है, इसलिए इसे हम केमी ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 32 एटीपी का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो नेट गेन एटीपी जो फॉर्म हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, उससे टोटल 32 प्लस 2 कितना हो गया, प्लस 2 कितना हो गया, 34 36 एटीपी जो है ये प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 36। ओके, अब देखिए ऑल स्टेप्स, यदि हम ग्लाइकोलाइसिस की हम देखें, टीसीए साइकिल देखें और एटीएस देखें, और सीक्वेंसली यदि हम देखें तो एनएडीएस सिंथेसाइज हुआ था पहले तो ग्लाइकोलाइसिस में, जो ट्रांसफर हुआ कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में।
अंडरगो उसका भी ऑक्सीडेशन होगा, किस थ्रू? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू। फिर जो इंटरमीडिएट बना था कहाँ पे? यहाँ पर भी एक NADH था हमारा एसिटिल को ए जो है। तो आगे देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट इस पाथवे में जो है आर नॉट यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड, ओनली ग्लूकोज जो है यही रेस्पायर होगा और अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट जो है ये इंटर नहीं होते इस पाथवे में। तो इसके लिए यहाँ पे एक पाथवे आता है जिसे एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो अभी देखिए सर यहाँ पे, हाँ सर वो अदर अल्टरनेटिव्स की वो क्या था? अदर अल्टरनेटिव मीन्स बेटा देखो ये इधर आगे साइड हम लोग देखने वाले हैं, ये वाला पार्ट, ये इंटरमीडिएट है ना, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। जब ये ब्रेक होगा तो अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक होगा। तो इसमें से जो इस पाथवे में जो जा रहा है क्रेब्स साइकिल में, वो क्या जा रहा है? ये ग्लूकोज ही जा रहा है। ये देखो इधर फैट भी है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से ग्लिसरॉल्डिहाइड बन रहा है, अमीनो एसिड है तो इससे पायरुविक एसिड बन रहा है, देन इधर जा रहा है। बाकी डायरेक्ट दूसरी चीज़ नहीं जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा दूसरे यदि कंपोनेंट बनेंगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं जाएगा, वो दूसरे तरह से हमारे यूटिलाइज होगा। ठीक है, यहाँ पे यस दिया सर। है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस टाइप का जो एजम्पशंस है नॉट वैलिड बिकॉज, ठीक है, इसको वैलिड भी नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि देखो ऑल पाथवे जो है वो वर्क कर रहे हैं साइमल्टेनियसली बट डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। ऑल पाथवे मीन्स कौन सा? हमारे बॉडी में बेटा प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी में फैट भी बन रहा है, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप का मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हो रहा है, हमारे बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस भी हो रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ये भी होता है। तो अब देखिए सारे पाथवे जो है वो साइमल्टेनियसली काम कर रहा है। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि भैया तू पहले काम कर ले फिर मैं करूंगा, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो जो भी सबस्ट्रेट इस पाथवे में इंटर करने वाले हैं, जैसे भी जो नेसेसिटी रहेगी वैसे उसका यूज हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है इसके पहले वाले स्टेप में, यहाँ पे ऑल इंटरमीडिएट जो है, जितने भी इंटरमीडिएट बने ये पाथवे में, ये डायरेक्टली यूज हो रहे हैं क्या या अदर कंपाउंड सिंथेसिस हो रहे हैं क्या? यहाँ पे तो हमने देखे कि सिर्फ ग्लूकोज का ही रेस्पिरेशन हुआ बट अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट जो है इंटर नहीं होते इस पाथवे में, ऐसा हमें दिख रहा है। बट ऐसा होता है क्या? नहीं, डायरेक्टली उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट में यही कहा है कि ये जो है वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, क्योंकि जो भी सबस्ट्रेट है जैसे नेसेसिटी रहेगी वैसा यूज होगा और एटीपी जहां पे नीड होगा वहां पे यूटिलाइज हो जाएगा। और जो भी एंजाइमेटिक रेट है ये मल्टीपल तरीके से कंट्रोल होने वाली है। तो इस तरह का हम कैलकुलेशन यदि हम देखें तो एक एप्रोप्रिएट जो रहेगी एक एफिशिएंसी लिविंग सिस्टम की, क्या है, एक्सट्रैक्शन या स्टोरिंग एनर्जी उस पर डिपेंड करता है। कौन सा एनर्जी कहाँ यूज हो रहा ये हम नहीं कह सकते। जब सेल को नीड रहा वो यूज करेगा, नहीं रहा तो खत्म काम। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी डायरेक्टली फॉर्म हुए थे, हमने पढ़े। 2 मॉलिक्यूल NADH बने थे जिससे 6 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था जिससे 2 NADH फॉर्म हुआ था, कहाँ पे? एसिटिल को ए वाला में। ये देखो यहाँ पे 2 NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बना था। ग्लाइकोलाइसिस में नेट प्रॉफिट जो हुआ था ओनली 2 एटीपी का हुआ था। क्यों? क्योंकि 2 एटीपी यूज हो गए थे, इसलिए हम 2 एटीपी यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। NADH यहाँ पे हुआ तो इससे 4 एटीपी फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद 2 NADH यहाँ पे आया तो ये 6, तो यहाँ पे फाइनली सही कैलकुलेशन इधर दिया, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 एटीपी डायरेक्टली फॉर्म हो गया, 2 NADH से 6 एटीपी आया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से 6 एटीपी आएगा। कौन सा वाला रिएक्शन बेटा? एसिटिल को ए वाला, ये, ठीक है। उसके बाद 6 NADH जो है यहाँ पे अंदर TCA में बने, ये वाला। तो 6 NADH से कितना बेटा? 18 ATP बनेगा, तो ये हो गया 18 ATP। फिर 2 FADH ये यहाँ पे मिला हमें जिससे 4 ATP बनता है और 2 GTP बना था जिससे 2 ATP बनता है। तो टोटल यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? 38 ATP आ रहा है। बट 2 ATP मॉलिक्यूल जो है ये स्पेंट होता है ट्रांसपोर्टिंग 2 NADH मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पे देखो ओनली 4 ही बताया हुआ है।
क्यों? क्योंकि 2 NADH मॉलिक्यूल जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में है उसको अंदर भेजना पड़ेगा ना। हेलो, तो उसकी वजह से ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस जो फॉर्म हुआ उसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है, तो 2 ATP खर्च करना पड़ेगा तब जाके भेजेंगे। तो इस तरह से नेट गेन प्रॉफिट जो रहेगा वो कितना रहेगा? 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रहेगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये आप 36 ATP मॉलिक्यूल याद रखोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट 38 वहां पे दे लिख के आते हैं। हाँ, यदि आपको 36 नहीं दिया तब आप 38 आप वहां पे बता सकते हो, लेकिन 38 और 36 दोनों दिया है तब आप 36 पे जाओगे। समझ में आ गया? तो कभी कभी आपको 38 या कभी कभी आपको 36 दोनों तरीके से ऑप्शन आते हैं। दोनों रहे तो 36 पे जाना, 36 नहीं रहा तो 38 पे जाना, 38 नहीं रहा तो 36 इसका फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आ गया बेटा? कंफ्यूज नहीं होना। यस सर। यस सर। और ये वाला पार्ट आपको कैलकुलेशन जो है एनसीईआरटी ने डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सर और क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ टोटल एटीपी जो है वो 38 फॉर्म हुई है ना, और उसके बाद में जो ये स्पेंड हुए हैं, और नेट गेन जो 36 एटीपी का है ना। हाँ, नेट गेन 36 है, टोटल जो गेन है वो 38 है। ठीक है, लेकिन इसमें टोटल में भी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कहा तो टोटल एटीपी जो ग्लाइकोलाइसिस में जो फॉर्म होता है, डायरेक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो 4 ATP है, तो टोटल प्रॉफिट जो रहेगा डायरेक्ट प्रॉफिट 2 ATP का रहेगा। लेकिन सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्टली जो यदि हम देखें जो एटीपी फॉर्म होता है वो 10 ATP होता है, और डायरेक्ट जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो 8 ATP का होता है। ऐसे 2-3 तरीके से बहुत क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। और टोटल एटीपी फॉर्म यदि कंप्लीट हम रेस्पिरेशन में देखें तो 38 है, और यहाँ पे यदि हम नेट गेन देखें तो 36 है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये टर्म भी आपको याद रखना बेटा, नहीं तो आप बोलोगे कि वहाँ पे 38 और 36 दोनों दिया और नेट गेन क्वेश्चन में पूछ लिया और आप 38 मार्क करके आ गए तो गलत हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात बोले आपने यहाँ पर। समझे? ये क्वेश्चन इसी तरह से ट्विस्ट किया जाता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने किसी भी चीज को जल्दी नहीं किया, एकदम स्लोली आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। सर लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कीजिए ना। हाँ, लास्ट स्टेटमेंट रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा। बेटा मैंने यहाँ पे ये कहा हूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे एटीपी के फॉर्मेशन, प्रोडक्शन और प्रॉफिट को लेके आएंगे। तो एटीपी का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन और प्रॉफिट जो है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्लीट रेस्पिरेशन, क्या चीज? यहाँ पे देखो, कंप्लीट जब रेस्पिरेशन हुआ तो टोटल एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ? तो कंप्लीट रेस्पिरेशन में टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी 38 है। कंप्लीट रेस्पिरेशन में नेट गेन एटीपी कितना है? तो नेट गेन एटीपी 36 है। ये एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। टोटल एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ? 38। कब? जब कंप्लीट रेस्पिरेशन हो रहा है उस टाइम पे। नेट गेन कितना हुआ? 36 ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। यदि हम ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस की हम बात करें तो डायरेक्ट जो आपको एटीपी मिला, डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी, डायरेक्ट सिंथेसिस या डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस कितना हुआ बेटा? डायरेक्ट एटीपी प्रोड्यूस 2 4 ATP। ATP। यहाँ पे आपको नेट गेन यदि कहा या टोटल प्रॉफिट आपको पूछा डायरेक्टली और ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, तो कितना आप बताओगे? 2 ATP बताओगे। क्यों बेटा? क्योंकि 2 2 यूटिलाइज ATP। हो गए थे और 4 ही बने। यदि ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस टोटल एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल एटीपी कितना बन रहा है बेटा? 10 ATP बन रहा है। देखो 10 कितने सारे ATP। एमसीक्यू बनेंगे यहाँ पर। ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस टोटल एटीपी कितना बना? 10। लेकिन ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस टोटल प्रॉफिट या टोटल गेन एटीपी कितना होगा यहाँ पर? तब यहाँ पे 8 ATP आ जाएगा। समझे? हाँ सर। इतने सारे टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे बेटा, और यही आएंगे, इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। जो बताया ना बेटे अभी, इसमें से ही बनेंगे, याद कर लो अभी के अभी, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। समझ गए?
और इससे बेस्ट यस लेक्चर सर। आपका ये वाला टॉपिक का और कोई और कहीं नहीं हो सकता बेटा, एक बात ये भी याद रखना। तो अब कंपैरिजन देख लेते हैं बेटा, फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है। फर्मेंटेशन मींस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें बेटा ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कैसे हुआ, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ। बट एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ जिससे CO2 और H2O बना है। तो यहाँ पे नेट गेन जो हुआ ओनली 2 ATP हुआ, यहाँ पे नेट गेन 36 ATP हुआ। यहाँ पे NADH जो है ऑक्सीडाइज होता है NAD में, लेकिन ये स्लोली होता है। बट यहाँ पे जो रहता है वो वेरी वाइगरसली होता है। ठीक है, तो ये टर्म्स को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि NADH का जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ यस में सर। आया? ठीक है, यस सर। वाइगरसली मतलब क्या होता है, फास्ट। फोर्सफुली, पावरफुल, फास्ट, कुछ भी टर्म यूज कर सकते हो आप। ठीक है, फोर्सफुली होगा ना क्योंकि पंपिंग हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों को एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ना है। तो एम्फीबॉलिक पाथवे हमारा, उसी के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे RQ पढ़ना कंप्लीट कर लेते हैं। 3 या 4 स्लाइड बची है बेटा, कंप्लीट कर ले चैप्टर। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि इतना सा यस सर। कल हम लोगों को प्रॉब्लम होगा न्यू चैप्टर चालू करने में। ठीक है, 10 से 15 मिनट लगेंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो एम्फीबॉलिक पाथवे हम लोग देख रहे हैं बेटा अभी। तो एम्फीबॉलिक पाथवे मीन्स क्या होता है, देखो एम्फी टर्म मीन्स किससे रिप्रेजेंट हो रहा है ये। एम्फी की हम बात करें तो यहाँ पे दोनों भी चीज आती है। देखो एक तो आता है एनाबॉलिज्म और दूसरा आता है कैटाबॉलिज्म। क्योंकि हमारे बॉडी में बेटा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों भी हो रहा है। मीन्स कैटाबॉलिज्म मीन्स सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है और एनाबॉलिज्म मीन्स स्मॉल सब्सटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों भी प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। तो दोनों को कॉमनली हम यदि रिप्रेजेंट करें तो वो क्या कहलाता है, एम्फीबॉलिक पाथवे कहलाता है। अब एम्फीबॉलिक पाथवे के लिए देखो, हमने यदि कोई फूड यदि खाए तो उसका जब कैटाबॉलिज्म होगा मीन्स ब्रेकडाउन होगा, तो हमारे पास फूड सोर्स जो है एक तो फैट है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट है, तीसरा प्रोटीन है। ये फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। जब ये फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो प्रोटीन का जब कैटाबॉलिज्म होगा तो प्रोटीन का कन्वर्सन एमाइनो एसिड में हो गया। कार्बोहाइड्रेट का जब कैटाबॉलिज्म होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो है मीन्स सिंपल शुगर, जैसे हम स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड खाएंगे तो वो कन्वर्सन लास्ट में ग्लूकोज में होगा। और फैट जब ये कैटाबोलाइज होगा तो ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फॉर्म करता है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में पढ़े होंगे बेटा आप लोगों ने ये। तो अल्टीमेटली बेटा ये अलग अलग कंपोनेंट्स जो है आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब कंज्यूम किए तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लास्ट में एक सेम प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, दैट इज TCA। अब कैसे हो रहा है, तो प्रोटीन जब अमीनो एसिड फॉर्म करता है तो ये अमीनो एसिड या तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है या यही अमीनो एसिड डायरेक्टली इधर बेटा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड एक ग्लूटामेट अमीनो एसिड होता है, तो ग्लूटामेट से डायरेक्टली अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड भी फॉर्म होता है। तो एक प्रोसेस तो ये हो गई। दूसरा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की हम बात करें तो ग्लिसरॉल से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना के पायरुविक एसिड बनाएगा। और फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, ऑक्सीडेशन देखो अल्फा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ये सारा होता है हमारे बॉडी में, बट हमें इतना डिटेल नहीं जाना है। तो फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो फाइनली ये क्या फॉर्म करता है, एसिटिल CoA, और एसिटिल CoA एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, और ग्लूकोज वाला हम लोगों ने तो अभी पढ़े बेटा पायरुविक एसिड, और ये डायरेक्टली एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। तो देखो ग्लूकोज जो है बेटा एक फेवर्ड सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन का, मींस कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और अदर सबस्ट्रेट भी बेटा रेस्पायर होते हैं जब इनका ब्रेकडाउन होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। ठीक है, और एसिटिल CoA में तो ग्लिसरॉल जो है कन्वर्ट होगा PgAl में, और प्रोटीन जब डिग्रेड होता है प्रोटीज एंजाइम की हेल्प से अमीनो एसिड में, तो अमीनो एसिड का जब डीएमिनेशन होता है तो ये बेटा ये क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है पायरुविक एसिड और एसिटिल CoA में, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है आगे कंटिन्यू होंगी। समझ में आ गया, मीन्स सारा ब्रेकडाउन हुआ।
बट ब्रेकडाउन होने के बाद जब ये कंप्लीटली ब्रेक हो गया, लेकिन कभी कभी बेटा हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, तो ये प्रोटीन से ब्रेकडाउन अमाइनो एसिड में हो तो गया, लेकिन यही अमाइनो एसिड आगे चल के कुछ ना कुछ प्रोटीन भी तो बनाएगा। ये सारी प्रोसेस को काम करने के लिए कुछ एंजाइम भी तो चाहिए, हमारे बॉडी में हार्मोन भी तो चाहिए, तो ये सारी सिंथेसिस कहाँ से होने वाली है? तो यही अमाइनो एसिड हमारे प्रोटीन का भी सिंथेसिस करेगा। तो पहले ब्रेकडाउन हुआ है और फिर बिल्डअप होगा। तो रेस्पिरेटरी पाथवे जनरली कंसीडर होता है कैटाबोलिक पाथवे, बट ये यहाँ पे एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म मीन सिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों भी होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। तो फैटी एसिड जब ब्रेक हुआ एसिटिल कोए में बिफोर द इंटर ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है, बट ऑर्गेनिज्म को नीड था फैटी एसिड का या एसिटिल को के सिंथेसिस का, तो वो वहीं से दूसरा यदि चाहिए तो वहीं से ले लेगा और दूसरे कंपोनेंट को फॉर्म कर देगा, मीन्स बिल्डअप रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो रहा है, मीन्स बिल्डअप भी हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट वहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे और जैसा नीड होगा उस तरह से वहाँ पे क्या होंगी? प्रोसेस होंगी। तो ये क्या कहलाता है? एम्फीबोलिक पाथवे कहलाता है। समझ में आ गया बेटा एम्फीबोलिक पाथवे क्या है? सिंपल 2 पैराग्राफ में खत्म कर दिया। और लास्ट में यहाँ पे हम लोगों को REQ मीन्स होता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट मीन्स कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इवॉल्व हुआ और कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। क्योंकि देखो यदि मान लो हमने एक सीड खाए, सीड में यदि कार्बोहाइड्रेट था, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन को यूज होना पड़ेगा, और जब ऑक्सीजन यूज होकर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। तो REQ जो होता है कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है मतलब को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, इसे कहते हैं REQ। ठीक है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इन रेस्पिरेशन। REQ डिपेंड करता है बेटा किस टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है और उसको तोड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। जैसे ग्लूकोज आपने ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से नहीं लेकिन जब से होश संभाले होंगे तब से पढ़ते आ रहे हो। C6H12O6 जिसमें 6O2 यूज होता है, जिससे 6CO2 बाहर निकलेगा, 6H2O भी रिलीज होगा और एनर्जी आएगी। बना बेटा ग्लाइकोलाइसिस में देखिए हमने 6CO2 बाहर आ रहा है। तो 6CO2 बाहर कब हो रहा है? जब 6O2 यूज होगा तब। आप बोलोगे सर हमने तो ऑक्सीजन का रोल ही नहीं देखे। बेटा उतना डिटेल हमें नहीं जाना है। तो इस तरह से 6 डिवाइडेड बाय 6 फाइनली कितना आया? 1। तो ग्लूकोज का REQ वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? ग्लूकोज नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जितने भी रहेंगे अल्टीमेटली लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, तो उसका REQ 1 रहेगा। लेकिन बेटा फैट का REQ लेस देन 1 होता है और प्रोटीन का REQ 0.9 होता है। ये कैसे याद रखोगे? देखो फैट को ऐसा आप देखो तो ये 7 बनता है इस तरह से, ठीक है। तो लेस देन 1 मीन्स 0.7 फैट का REQ वैल्यू होता है। प्रोटीन का P आपने ऐसे बनाया, इसको आप 9 बना सकते हो, तो 0.9 जो है ये प्रोटीन का REQ है, ठीक है, और 1 जो है कार्बोहाइड्रेट का है। समझ में आ गया? तो ये होता है REQ। लेकिन देखो यहाँ पे एक और चीज, लेस देन 1 जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं फैटी एसिड का, तो एक ट्राइपोमेटिन एक जो है एक कंपोनेंट है बेटा, ये हमारा लिपिड है, इसका ये केमिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको तोड़ने के लिए बेटा 145 ऑक्सीजन चाहिए, बट ये सिर्फ 102 ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, जिसकी वजह से इसका REQ जो है 0.7 आता है और प्रोटीन का REQ 0.9 आता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो रहता है वो बहुत सारे रहते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। तो प्योर प्रोटीन और फैट जो है कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह बहुत ही कम या होते ही नहीं है यूज़। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे लिए जो मेन या मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है? ग्लूकोज है, क्योंकि प्रोटीन और फैट हमारे दूसरे मेटाबॉलिक मशीनरी में यूज होते हैं। समझ में आ गए? तो ये भी एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर ऑर्गेनिक एसिड की REQ वैल्यू क्या है?
ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू वैल्यू बेटा लेस देन 1 के इक्वल ही आएगा। याद नहीं आ रहा अभी मुझे, मैं चेक करके बताता हूँ बेटा, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, अब बहुत दिनों से देखा Yes, नहीं sir. है और हमारे एनसीईआरटी में भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं देख के बता दूंगा बेटा आपको। Yes, sir. हाँ ओके, और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। क्लियर हुए सारे पॉइंट्स, सारे कंसेप्ट? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो इस तरह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये मीन्स रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये कंप्लीट हुआ। ओके, अब नेक्स्ट जो हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है वो हम लोग देखेंगे क्या चीज, वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो कल हम लोग फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड में आपने जो क्वेश्चन पूछे बेटा, तो ऑर्गेनिक एसिड में थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, जैसे उसमें सक्सिनिक एसिड है, उसके बाद लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो ऐसे आपको अलग अलग वहाँ पे जो है वो आते हैं, इसलिए उसको लेस देन 1 ही कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड का क्या रहता है, मोर देन 1 आएगा। मोर देन या लेस देन, ये सिंबल क्या होता है? हेलो, ऑर्गेनिक एसिड जब ब्रेक होता है रेस्पिरेटरी सब्सटेंट में तो यस जनरली मोर देन होता है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड, इसका 1 से ज्यादा होता है बेटा, लेस देन नहीं होता है, सॉरी। हाँ ओके, यदि बाई चांस एग्जाम में आ जाए, वैसे तो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है और बहुत दिनों से मैंने भी इससे जो है टच में नहीं आया, इसलिए जो है वो याद नहीं था। मोर देन 1 ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू वैल्यू होता है। Yes, sir. ओके ठीक, और कुछ क्वेश्चन? सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपने कल नाइट में मतलब जो यूट्यूब लेक्चर अपलोड किया उसमें दोनों लेक्चर मिक्स है क्या? कल नहीं बेटा, ये वाला जो चैप्टर है ये शायद अपलोड नहीं हुआ है अभी। ठीक है, मीन्स कल का जो लेक्चर लिया हूँ वो वाला अपलोड नहीं किया हूँ मैंने, बट कल के पहले के लेक्चर्स अपलोड हो गए, मीन्स संडे वाला अपलोड हो गया है, कल का और आज का हाँ अपलोड सर, वो नहीं हुआ है बेटा। ठीक है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं। ठीक, पॉसिबल हुआ तो यस, आज या फिर कल में मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सर। ओके बेटा, फोटोसिंथेसिस पढ़ के आइए एक बार, जल्दी समझिएगा। ठीक, Yes, sir. यस सर। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. ओके बाय बेटा।